हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी हिंदी के अंतर्गत काव्य मंजरी के पाठ उद्यमी नर, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय के संबंध में आज हम लोग जानेंगे। तो इसके संबंध में मैं आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में बच्चों कवि से रिलेटेड भी थोड़े प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको किसी भी कवि की कविता पढ़ने से पहले उस कवि के विषय में भी अवश्य जानना चाहिए। ठीक है, तो एक संक्षिप्त जानकारी हम लोग उनके संबंध में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय देखते हैं बच्चों इनका। राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित एवं हिंदी साहित्य के छायावादोत्तर कालीन कवि एवं साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1980 को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम श्रीमती मनरूपा देवी था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात दिनकर जी मोकामा घाट, ठीक है, ये जगह का नाम है, मोकामा घाट स्कूल में प्रधानाध्यापक हो गए। उन्होंने सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य किया एक कॉलेज में। ठीक है, फिर द्वितीय महायुद्ध के काल में राजकीय प्रचार विभाग में उपनिदेशक के रूप में कार्य किया। उसके पश्चात मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। इनकी देशभक्ति को देखकर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य भी ये मनोनीत किए गए। ठीक है, यानी कई जगहों पर इन्होंने कार्य किया और चूंकि राष्ट्र कवि है, इनकी उपाधि इनको इसीलिए मिली क्योंकि राष्ट्र की सेवा इन्होंने की अपने साहित्य के माध्यम से। ठीक है, तो इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी कुछ समय राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे ये। ठीक है, दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्यरत रहे। दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति, ठीक है, हिंदी सलाहकार समिति के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त रहे तथा आकाशवाणी के निदेशक के पद पर भी कुछ समय के लिए कार्यरत रहे। दिनकर जी को राजनीति, इतिहास, दर्शन तथा साहित्य से विशेष प्रेम रहा। दिनकर जी को अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान था। इसके प्रभाव से इनके साहित्य में विविधता तथा सौंदर्य में वृद्धि हुई। दिनकर जी की मृत्यु सन 1974 में हुई। ठीक है, तो ये इनका एक संक्षिप्त जानकारी थी इनके जीवन परिचय से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे चलते बच्चों, हम लोग देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या रहा। दिनकर जी हिंदी साहित्य के छायावादोत्तर कालीन कवियों के पहली पीढ़ी के कवि रहे। ठीक है, यानी आधुनिक काल में कविताओं का जो काल है उसमें छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल आता है। ठीक है, तो छायावादोत्तर काल के ये पहली पीढ़ी के कवि रहे, यानी शुरुआती दौर के कवि माने जाते हैं ये। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में थे, यानी आजादी से पहले इनका जो उद्बोधन से संबंधित जो कविताएं इन्होंने लिखी हैं, इसीलिए इनको एक विद्रोही कवि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित हुए। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी हमें देखने को मिलती है। प्रकृति के प्रति इनका स्वाभाविक अनुराग रहा है। ठीक है, तो इनकी कविताओं में हमें इन सारी चीजों को देखने को मिलता है। इन्होंने साहित्य की जो सेवा है वो काफी पहले से ही इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। इनकी कृतियों के संबंध में देखते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो दिनकर जी मुख्य रूप से उनका जो क्षेत्र था पद्य था, यानी उन्होंने कविताएं बहुत ज्यादा लिखी हैं, लेकिन वो गद्य के भी एक अच्छे साहित्यकार थे, गद्य के भी एक अच्छे लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने एक गद्यकार और पद्यकार दोनों रूपों में साहित्य की सेवा की है। उनकी कुछ रचनाएं हम देखते हैं, इस प्रकार से हैं। निबंध है उनका मिट्टी की ओर, रेती के फूल, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ निबंध। ठीक है,
कुछ सांस्कृतिक रचना भी इन्होंने की है। संस्कृति के 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता। बाल कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं, मिर्च का मजा, चित्तौड़ का साका, धूप छावनी इत्यादि। कविता संग्रह है इनका रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, नीम के पत्ते, नीला कुसुम, सीपी और शंख, नए सुभाषित, चक्रवाल, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। ठीक है, तो ये पद्य के क्षेत्र में ज्यादा है, तो इनके काव्य ग्रंथ हमें ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, महाकाव्य है इनका कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। खंड काव्य है प्रणभंग। ठीक है, इन्होंने अपने साहित्यिक सेवा के जितनी भी साहित्यिक सेवा इन्होंने की है हिंदी साहित्य की, उसके लिए इन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो इसके भी संबंध में देखते हैं हम लोग। इनका जो काव्य ग्रंथ है कुरुक्षेत्र, उसके लिए इन्हें मिला नागरिक प्रचारणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा इसे सम्मानित किया गया। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1959 में। ठीक है, 1959 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, 1959 में विद्या वाचस्पति साहित्य चूड़ामणि सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इनका है उर्वशी, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1972 में। ठीक है, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। दिनकर जी की स्मृति में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किए गए हैं, है 1999। ठीक है, 1999। ठीक है, इनकी साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं। इनके काव्य में, इनके साहित्य में किस प्रकार की विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसके संबंध में भी थोड़ा सा देखते हैं। इनका भाव पक्ष और कला पक्ष कैसा है। ठीक है, दिनकर जी की कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कविता आदि के युगों से होकर, नई कविता आदि के युगों से होते हुए वो गुजरा। ठीक है, यानी एक कई युगों में उन्होंने, कई कालों में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। ठीक है, तो दिनकर जी की कुछ विशेषताएं हैं उनके काव्य की। भाव पक्ष देखते हैं कि भाव पक्ष क्या है। ठीक है, तो पहला इनका है, इनकी कविता, इनकी साहित्य में हमें देशभक्ति का स्वर दिखाई देता है, देश प्रेम का स्वर दिखाई पड़ता है, तो देश प्रेम की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दिनकर जी राष्ट्रवादी भावनाओं के ओजस्वी गायक हैं। इनकी कविता में देशव्यापी जागरण का तीव्र स्वर है। दिनकर जी की कविताओं में देश प्रेम की उत्कट भावना या उत्कट रूप में उनकी भावना देखने को मिलती है। वे राष्ट्रीय चेतना के संदेश वाहक थे। वे समाज की कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर करने हेतु क्रांति का आह्वान करते हैं। बुराइयों को बनाए रखने में हमारी स्वतंत्रता विशेष भूमिका निभा रही है, इसलिए इसे समाप्त करना है। एक पंक्तियों के माध्यम से इनको समझते हैं। दिनकर जी भारतीय संस्कृति के उद्गाता हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति गौरवमय है। वे इस गौरवमयी संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। भारत देश के प्रति उनके मन में आस्था है। वे देश के प्रति पूज्य भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं। तो एक पंक्ति देखते हैं यहाँ पर, भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला। ठीक है, इनकी विचारधारा ऐसी थी जो कि इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी इनकी जो विचारधारा है इनकी कविताओं में मिलती है वो है प्रगतिवादी भावना, यानी आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर विकास की ओर बढ़ना। ये इनकी कविताओं में हमें मूल रूप से उसका स्वर दिखाई देता है। तो हिंदी की प्रगतिवादी विचारधारा के उन नायकों में दिनकर का विशेष स्थान है। मार्क्स के साध्यवाद से प्रभावित कविताओं में उनका विद्रोही स्वर मुखरित हुआ है। वे समाज में व्याप्त दरिद्रता, असमानता एवं अमानवीय व्यवहार को देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। वे समाज की इस विषमता को मिटाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि यह निवृत्ति दयनीय दशा तथा उसकी शोषक नीति का चित्रण करते हैं। इनकी कविताओं में ये सारे चित्र देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है,
इनके मत में अत्याचारी के विरुद्ध विद्रोह करना धर्मानुकूल तथा न्याय संगत है। यथार्थवाद को चित्रित करते हुए भी यह अपने आदर्श को कभी नहीं भूलते। दिनकर जी की तो यही आकांक्षा रही है कि हम अपने प्राचीन आदर्श को ही किस प्रकार से प्राप्त कर लें। ठीक है, तो प्रगतिवादी भावना इनकी कविताओं में, इनके साहित्य में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इनका टॉपिक है कि ऐतिहासिक चेतना। इनकी कविताओं में हमें ऐतिहासिक स्वरूप भी देखने को मिलता है। तो दिनकर जी इतिहास के छात्र रहे, यही कारण है कि उनकी ऐतिहासिक चेतना अत्यंत प्रखर है। दिनकर जी ने इतिहास से जितनी जीवंत प्रेरणा प्राप्त की है और इतिहास जिस प्रकार से उनके काव्य में अपनी गांठ खोलता हुआ ज्ञात होता है, वैसा उनके समकालीन किसी अन्य कवि के काव्य में नहीं दिखाई देता। कवि ने इतिहास को बड़ी ही आत्मीय दृष्टि से देखा है। दिनकर जी अपने काव्य में अतीत से वर्तमान का वैषम्य दिखलाकर वर्तमान की पीड़ा और तीव्र बना देते हैं। ठीक है, और उसके प्रति प्रतिकार की उत्तेजना को भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्वरूप लेते हैं, लेकिन जिस काल में वो रचना लिखी गई है उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने की वजह से उनका जो स्वरूप है उस कविता का, वो बिल्कुल ही सजीव लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है प्रकृति चित्रण। छायावाद के युग में जन्म लेने के कारण दिनकर जी के प्रकृति चित्रण पर छायावाद का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि छायावादी जितनी भी कविताएं हैं उनमें आपको प्रकृति चित्रण बहुत मिलेगा। ठीक है, पंत निराला, प्रसाद, सारे जो कवि हैं उनमें प्रकृति का स्वरूप देखने को मिलता है विभिन्न रूपों में। तो कुछ ना कुछ प्रभाव इनकी कविताओं में भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर प्रकृति के साथ इनका पूर्ण तादात्म्य भी देखा जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। कंचन थाल सजा सौरभ से ओ फूलों की रानी, अलसाई सी चली कहाँ करने किसकी अगवानी। ठीक है, तो इस तरह की जो कविताएं हैं, कोट जो है, आप जब भी जीवन परिचय तो आपको लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन अगर इस तरह की उनकी विचारधारा, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में कोई प्रश्न आपको पूछा जाता है तो आप इस तरह के जो पंक्तियां हैं उनकी कविताओं की आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो इनका भाव पक्ष हो गया। अब इनकी कला पक्ष को देखते हैं। तो इनकी भाषा कैसी है, इनकी कविताओं की भाषा। दिनकर जी खड़ी बोली हिंदी के प्रबल समर्थक रहे हैं। इनकी खड़ी बोली शुद्ध, परिमार्जित और संस्कृतनिष्ठ होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। बंगला, उर्दू और ब्रज भाषा के शब्दों के प्रयोग से भाषा अधिक सरस एवं सुबोध हो गई है। इनकी भाषा का दूसरा रूप उस समय परिलक्षित होता है जब उसमें साधारण बोलचाल के शब्दों के प्रयोग होने लगते हैं। इस भाषा में कहीं कहीं ग्रामीण शब्द भी मिलते हैं, पर भावानुकूलता एवं प्रवाहमयता इनकी भाषा के विशेष गुण हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बद्ध विदलित साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ाकर किंतु मांगे भीख क्यों वह पुरुष जिसकी भुजा से शक्ति है। ठीक है, इनकी शैली है किस प्रकार की है, इनकी कविताओं की, इनकी साहित्य की शैली है, उसको देखते हैं। दिनकर जी की शैली ओज तथा प्रभावपूर्ण है। इनकी रचनाओं में विभिन्न प्रकार के शैलियों के दर्शन होते हैं जो कि इनके विषय के अनुकूल हैं। ठीक है, पहला इनका है ओज प्रधान शैली। ठीक है, दिनकर जी अपने पाठकों को जहां अपनी शालीनता तथा श्रेष्ठता का ज्ञान कराना होता है, उन्हें देश की दुर्दशा का चित्रण करना होता है, कर्तव्य मार्ग पर प्रेरित करना होता है, वहीं इनकी शैली ओज तथा प्रभावमयी हो जाती है। गद्य की अपेक्षा पद्य में इसका प्रयोग अधिकता से मिलता है। यानी ओज वाली जो कविताएं हैं वो उद्बोधन के जो गीत हैं उस तरह की कविताओं में उनकी ओज प्रधान शैली देखने को हमें मिलती है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं। उठो पंथ से मेघ तुम्हारा स्वर्ग लूटने हम जाते हैं, वत्स वत्स ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। ठीक है, दूसरी शैली इनकी है विवरणात्मक शैली। जहां कहीं दिनकर जी का उद्देश्य अपनी मान्यताओं को स्पष्ट करना अथवा किसी तथ्य का परिचय देना होता है, वहां इस शैली के दर्शन होते हैं। इसमें कहीं कहीं तो वाक्य छोटे होते हैं और कहीं बड़े। इसमें आवश्यकता के अनुसार कहावतों तथा उद्धरणों का भी प्रयोग किया गया है। उदाहरण स्वरूप एक पंक्ति देखते हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है,
नेक्स्ट इनका है उद्बोधन शैली। इस शैली में कवि एक चारण के रूप में पाठकों को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराता हुआ ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये इनकी शैली थी, इनकी कविताओं, इनके साहित्य की। रस, छंद, अलंकार भी इनके कविताओं में देखने को मिलता है। तो दिनकर जी के काव्य में सभी रसों का समावेश है, पर वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, वीर रस के कवि कहे जाते हैं दिनकर जी। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि हैं। उन्हें आधुनिक काल का वीर रस का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है। चित्रण भावपूर्ण तथा कविता का एक एक शब्द आकर्षक होता है, यानी इनकी कविताओं में आकर्षकता देखने को मिलती है। छंद देखते हैं। दिनकर जी के काव्य में प्राचीन एवं नवीन छंदों का सफल प्रयोग मिलता है। कवित्त, सवैया जैसे प्राचीन छंदों के साथ इन्होंने गीत और मुक्त छंदों का भी प्रयोग किया है। वीर भाव को व्यक्त करने के लिए उनके छंद बहुत ही समर्थ हैं। अतुकांत छंदों का प्रयोग भी कवि ने बड़ी कुशलता के साथ किया है। इससे इनकी भाषा एक स्वाभाविक प्रवाह उत्पन्न हो जाता है इनकी भाषा में। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पर क्या बोलूं कहूं भ्रांति यह देह भाव। ठीक है, अलंकार देखते हैं। इनकी कविताओं में कुछ अलंकार भी हमें देखने को मिलते हैं। आधुनिक काल के अनुकूल इनका ध्यान अलंकार की ओर बहुत नहीं है, फिर भी इनके काव्य में स्वाभाविक रूप से आए हुए अलंकारों में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, मानवीकरण आदि प्रमुख हैं। कहीं कहीं अलंकारों के प्रयोग से भाषा में नाद सौंदर्य की स्थिति उपस्थित हो जाती है। उपमा अलंकार का एक उदाहरण देखते हैं। यह शिला सी वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल। ठीक है, तो ये पंक्ति है कविता की उनकी। तो जब भी आप अलंकार के विषय में उनके लिखे तो आप लिख सकते हैं। दिनकर जी ने गद्य तथा पद्य दोनों में ही रचना करके आधुनिक काल के साहित्यकारों में अपना प्रमुख स्थान बनाया है। यह केवल साहित्यकार ही नहीं अपितु हिंदी के प्रचारक भी थे। रेडियो विभाग में रहकर इन्होंने हिंदी के प्रचार में तथा रेडियो के भाषा सुधार के लिए अनवरत इन्होंने प्रयत्न किया था। भारत सरकार की हिंदी प्रचार समिति के सदस्य के रूप में भी इन्होंने हिंदी की महान सेवा की है। वास्तव में ये हिंदी साहित्यिक दिनकर थे, जिनकी काव्य किरणों से वितरण से साहित्य सरोवर में असंख्य साहित्य प्रेमी रूपी कमलों का विकास हुआ और जिनकी भाव में सुगंध से आज सारा वातावरण सुरक्षित है। ठीक है, मतलब दिनकर जी ने केवल स्वयं ही कविताओं में अपने स्थान नहीं बनाया, साहित्य में अपना स्थान नहीं बनाया, बल्कि आगे के लोगों को भी इन्होंने प्रेरित किया। जो भी आगे के कवि थे, साहित्यकार थे, उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने। ठीक है, तो ये थे दिनकर जी, इनका जीवन और साहित्यिक परिचय मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। बच्चों, आपको किसी भी कवि के विषय में थोड़ी जानकारी, उनकी कविता को पढ़ने से पहले उनके व्यक्तित्व के विषय में जानना चाहिए, उनकी विचारधारा के विषय में जानना चाहिए, ताकि आपको उनकी कविता अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और उसमें अगर आपको प्रश्न लिखने को आता है तो आप उनकी विचारधारा, उनके काव्यगत विशेषताएं क्या क्या हैं, तो उसके विषय में आपको जानकारी है तो आप निश्चित रूप से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप एक दो बार सुन लीजिए, एक दो बार रीड कर लीजिए, आपको इनके साहित्यिक और जीवन से संबंधित जो छोटी छोटी जानकारी है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उद्यमी नर कविता की व्याख्या देखेंगे। तब तक आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।